हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में फ्रांस में स्टार्ट हुआ। इसका मेन एम था इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस लाना। ये रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रांस तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि इसने पूरी दुनिया की थिंकिंग को चेंज कर दिया। आज हम इसके कॉजेस, इवेंट्स और इम्पैक्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फ्रेंच सोसाइटी बिफोर रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन से पहले फ्रेंच सोसाइटी एक अनइक्वल सिस्टम पर बेस्ड थी, जिसे एस्टेट्स सिस्टम कहा जाता था। इसमें 3 एस्टेट्स थे। फर्स्ट एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट इंक्लूडेड द क्लर्जी। क्लर्जी इसके अंदर चर्च के रिलीजियस लीडर्स जैसे बिशप्स और प्रीस्ट्स, ये लोग आते थे। सेकेंड एस्टेट इंक्लूडेड द नोबिलिटी। इसमें किंग्स, लॉर्ड्स, ड्यूक्स जैसे पावरफुल और लैंड ओनिंग लोग आते थे। थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट इंक्लूडेड कॉमन पीपल लाइक फार्मर्स, वर्कर्स, ट्रेडर्स एंड एक्सेट्रा। थर्ड एस्टेट में लगभग 90% पॉपुलेशन थी, लेकिन उनके पास पावर नहीं थी। नोबिलिटी और क्लर्जी को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे, जबकि कॉमन लोगों को हैवी टैक्सेस देने पड़ते थे। ये सिस्टम डीपली अनफेयर था। प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी में कई सीरियस प्रॉब्लम्स थी। हैवी टैक्सेस सिर्फ थर्ड एस्टेट पर, पॉलिटिकल पावर की कमी, फूड शॉर्टेज और राइजिंग पॉपुलेशन। ब्रेड का प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाना। दूसरी तरफ प्रिविलेज्ड क्लासेस कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे। दोज who were already so much privileged, which means the first estate and second estate, those who were extremely privileged already, उनको और ज़्यादा privileges मिल रहे थे, and the third estates which was already so much underprivileged, उसके ऊपर सारा का सारा बर्डन था, उन्हीं को सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे। कॉमन लोग बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी आवाज गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच रही थी। ये इनइक्वालिटी ग्रेजुअली एंगर में कन्वर्ट हो गई। कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे मल्टीपल कॉजेज थे। फर्स्ट, सोशल इनइक्वालिटी, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा एस्टेट सिस्टम विच शोड कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी थी फ्रेंच सोसाइटी में। इकोनॉमिक क्राइसिस। फ्रांस वॉर्स और रॉयल एक्सपेंसेस की वजह से बैंकरप्ट हो रहा था। हेवी टैक्सेशन, बहुत ज्यादा हेवी टैक्सेशन था, ये भी एक रीजन था। एनलाइटनमेंट आइडियाज, उस समय पे एनलाइटनमेंट के न्यू न्यू आइडियाज आ रहे थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फिलोसोफर्स ने लोगों को इंस्पायर किया कि वो अपने राइट्स के लिए खड़े हों। इस वजह से लोगों ने सिस्टम को क्वेश्चन करना शुरू किया, क्यों सिर्फ हम ही सफर करें। Role of Louis XVI. Now, who was Louis XVI? Louis XVI was the king of France at the time of French Revolution. वो एक वीक रूलर था जो क्राइसिस को इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर पाया। फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद उसने टैक्सेस और बढ़ा दिए, रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करने में डिले किया। इस वजह से पब्लिक का ट्रस्ट मोनार्की पर से उठ गया। लोगों का गुस्सा किंग और सिस्टम दोनों के अगेंस्ट बढ़ने लगा। वो एक खुद बहुत ही ज्यादा एक लग्जूरियस लाइफ लिव कर रहा था, जबकि ही न्यू हाउ मच प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन in the French society, yet he enjoyed a luxurious life, um, and he increased taxes instead of solving problems. He also called the Estates General Meeting in 1789, which we will study. The Estates General Meeting. 1789 में किंग ने एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई। तीनों एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल हुए। मेन इशू था फाइनेंशियल क्राइसिस और टैक्सेशन, लेकिन वोटिंग सिस्टम अनफेयर था। हर एस्टेट को सिर्फ एक वोट मिलता था। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि 3 एस्टेट्स थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। तो वोटिंग ऐसे था कि हर एस्टेट को एक वोट मिलेगा।
तो फर्स्ट टू स्टेट्स ऑलरेडी प्रिविलेज थे, पावर में थे, और थर्ड स्टेट को ही सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे। तो मेजॉरिटी तो ऑफ कोर्स फर्स्ट टू स्टेट्स के पास ही चली गई, क्योंकि हर स्टेट को जब एक ही वोट मिल रहा है तो मेजॉरिटी उनको ही मिलेगी और वो ही हमेशा प्रिविलेज एंजॉय करेंगे। इस वजह से फर्स्ट और सेकंड स्टेट मिलकर थर्ड स्टेट को आउट वोट कर देते थे। थर्ड स्टेट को लगा कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। द टेनिस कोर्ट ओथ। थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट किया और टेनिस कोर्ट ओथ लिया। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये पिक्चर टेनिस कोर्ट ओथ की है। उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा तब तक वो लोग अलग नहीं होंगे। किन्होंने डिसाइड किया? कि थर्ड स्टेट के लोगों ने डिसाइड किया। ये एक बोल्ड और रेवोल्यूशनरी स्टेप था। इसने मोनार्की की अथॉरिटी को डायरेक्टली चैलेंज किया और यूनिटी ऑफ पीपल को दिखाया। स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टाइल। 14 जुलाई 1789 को लोगों ने बैस्टाइल प्रिजन पर अटैक किया। बैस्टाइल प्रिजन पर क्यों अटैक किया? क्योंकि बैस्टाइल जो था वो रॉयल अथॉरिटी का सिंबल था। इसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स रखे जाते थे। इस इवेंट का मैसेज क्लियर था, अब लोग डरने वाले नहीं हैं। इसी को फ्रेंच रेवोल्यूशन की ऑफिशियल बिगिनिंग माना जाता है। अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। नेशनल असेंबली ने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। नोबिलिटी और क्लर्जी के स्पेशल प्रिविलेजेस खत्म किए गए। फ्यूडल ड्यूज और अनफेयर टैक्सेस रिमूव किए गए। सबको इक्वल ट्रीटमेंट देने की डायरेक्शन में काम हुआ। ये सेंचुरीज पुरानी इनइक्वालिटी तोड़ने की शुरुआत थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस के लिए एक नया पॉलिटिकल सिस्टम लेकर आया। फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया गया। किंग की पावर्स लिमिट कर दी गई। लॉ मेकिंग पावर इलेक्टेड असेंबली को दी गई। लेकिन वोटिंग राइट्स सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मेन को मिले, इसलिए डेमोक्रेसी अभी भी लिमिटेड थी। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। इसमें डिक्लेयर किया गया कि सब लोग इक्वल हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ और राइट टू प्रॉपर्टी जैसे राइट्स दिए गए। ये एनलाइटनमेंट आइडियाज पर बेस्ड था। ये मॉडर्न डेमोक्रेसी का फाउंडेशन बना। एज यू कैन सी इन द पिक्चर टू द लेफ्ट, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। रीन ऑफ टेरर। 1793 टू 1794 का पीरियड रीन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। इस वक्त मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का कंट्रोल था। उसने कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के थ्रू पावर कंट्रोल की। उनका मानना था कि रेवोल्यूशन को बचाने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन जरूरी है। जो भी रेवोल्यूशन के अगेंस्ट या सस्पिशियस लगता था उसे अरेस्ट किया जाता था। थाउजेंड्स ऑफ लोगों को गिलोटाइन से एग्जीक्यूट किया जाता था। इस पीरियड में फियर और वायलेंस डोमिनेट कर रहा था। आखिर में लोग उसके खिलाफ हो गए और उसे भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये फेज दिखाता है कि रेवोल्यूशन कभी कभी एक्सट्रीम हो सकता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन में विमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। द वुमेन प्रोटेस्टेड, दे प्रोटेस्टेड फॉर देयर राइट्स। 5 अक्टूबर 1789 को उन्होंने वर्सेल्स मार्च किया ब्रेड और जस्टिस की डिमांड के लिए। वुमेन ने पॉलिटिकल क्लब्स भी बनाए। एक इम्पॉर्टेंट लीडर थी ओलिम्प दे गूच। उन्होंने वुमेन के इक्वल राइट्स के लिए लिखा, लेकिन उन्हें भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। इससे दिखता है कि वुमेन को तुरंत इक्वालिटी नहीं मिली, फिर भी उनका रोल फ्यूचर मूवमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। एंड ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन ग्रेजुअली एंड हुआ जब स्टेबिलिटी वापस आई। लोग कॉन्टिन्यूअस वायलेंस के बाद पीस चाहते थे। इस पीरियड में एक स्ट्रॉन्ग लीडर इमर्ज हुआ,
नेपोलियन बोनापार्ट। उसने फ्रांस में ऑर्डर और स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश की। इसके साथ रेवोल्यूशन का मेजर फेज खत्म हो गया। इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट बहुत वाइड था। सबसे बड़ा इम्पैक्ट, द मोनार्की एंडेड, डेमोक्रेसी राइज हुई, इक्वालिटी और फ्रीडम के आइडियाज स्प्रेड हुए, फ्यूडल सिस्टम कोलैप्स हो गया, लोगों को अपने राइट्स का अवेयरनेस मिला। ये पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बना और नेशनलिज्म भी बहुत ज्यादा बढ़ा। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने यह प्रूव किया कि जब लोग यूनिटी के साथ आवाज उठाते हैं तो चेंज पॉसिबल होता है। इसने हमें सिखाया कि राइट्स, इक्वालिटी और जस्टिस हर सोसाइटी के लिए जरूरी है। थैंक यू सो मच।